डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, आज हम सेशन में करने वाले हैं सीडीपी और ये आपका है 3 जनवरी, यानी कि आपका जो 2022 में ऑनलाइन पेपर सीटेट का हुआ था, यानी 21 से 22 जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम चल रहा था, तो 3 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर 2 का सीडीपी हमारा है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का भी पेपर चल रहा है, 7 फरवरी को ख़त्म होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे का आपने रिव्यू सुना होगा कि जो सीडीपी है वो प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर अगर सारे पेपर आप कर लेते हैं तो सीडीपी में फ्रेंड्स आप 30 में 30 लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता कि हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से करें, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारी वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो आप देख सकते हैं, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है, विकासात्मक आवश्यकता, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है विकास, विकास के बारे में नहीं, डेवलपमेंट से जरूर क्वेश्चन रहेगा, ये आप समझ लीजिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ज़्यादातर डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, क्या जो विकास है वो शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। तो बिल्कुल, जिसको फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जाता है, यानी कि आपका एक होता है सिर से पैर सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक आयामी होता है, तो देखिए बहुआयामी होता है, ये आपका नहीं होगा। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है विकास, अनुवांशिक और ये क्या बोलते हैं वातावरणीय कारक दोनों से प्रभावित होता है। यहाँ पर कह रहा है नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, सिर से पैर होता है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी मध्य से बाहर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देखिए कथन और तर्क वाला भी क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा तभी आप आंसर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कथन की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेज़ी से विकसित होता है, ठीक है, और फिर ठहर जाता है। ये बात गलत हो गया कि ठहर जाता है, ठहरता नहीं है। भले विकास का जो गति है कभी तेज़ कभी मतलब कि स्लो होता है, लेकिन ठहरता नहीं है। विकास तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद कई नई चीज़ें नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत है। ऐसा थोड़ी है कि हम सारी चीज़ें मध्य बाल्यावस्था में ही सीख सकते हैं और उसके बाद हम नहीं सीख सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों अगर गलत हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, अगर दोनों गलत है तो। अगर एक सही होता है, दूसरा उसका तर्क मतलब कि देता है, तो पहला सही होता है। अगर दोनों सही होता है लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का व्याख्या नहीं करता है, तो फिर दूसरा ऑप्शन सही होता है। ऐसे तो इस चीज़ों को आप लोग समझ रखे होंगे कैसे यहाँ पर ऑप्शन लगाना होता है। अगर एक सही है, पहला स्टेटमेंट मान लीजिए ए सही है और आर रीज़न जो है वो गलत है, तब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य मतलब दर्शाता है, ठीक है। रियलिटी शो का एक दृश्य वो लोग अपने खेल में दर्शाता है, ठीक है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियाँ करती है, ठीक है, मतलब वो जज बनती है। होता है ना खेल में कि चलो तुम ये बनते हो, हम ये बनते हैं, इस तरह का खेल। यह परिस्थितियाँ बच्चों के समाजीकरण में की भूमिका निभाती है। किसकी भूमिका निभाती है? बच्चे के जो समाजीकरण है, इस समाजीकरण की प्रक्रिया में धार्मिक संस्थान से बच्चे ये सीख रहे हैं नहीं, परिवार से बच्चे सीख रहे हैं नहीं, मीडिया से सीख रहे हैं। मीडिया समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका इसके लिए निभा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, यानी कि सिरिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, मतलब कि उसमें कंजर्वेशन का है ना, सीरिएशन का, रिवर्सिबिलिटी का, ये सब थॉट डेवलप हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक में। अगर यहाँ पर रहता है कि योग्यता नहीं पा लेते हैं तब पूर्व संक्रियात्मक होता है, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
तो स्टेजेस से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो आप पियाजे का स्टेज ज़रूर कर लीजिए। देखिए एनईपी, पियाजे, है ना, एनसीएफ, ये सबसे भर भर के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार। देखिए जीन पियाजे से फिर क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो जीन पियाजे से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है। यहाँ पर क्या है, मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में। ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा संतुलीकरण। क्या हो जाएगा, संतुलीकरण। देखिए एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करना संतुलीकरण होगा। समावेशन में होता है कि उसको मतलब नए ज्ञान के साथ, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ मतलब कि एडजस्ट कर लेना, उसको बोलते हैं। वस्तु स्थायित्व से यहाँ पर कोई लेना देना तो है नहीं, नकल उतारने जैसा व्यवहार का कोई बात है नहीं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें क्या करती है, संकेत देती है और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ये पाड़ कहलाता है, यानी कि स्कैफोल्डिंग, है ना, उसको थोड़ा हेल्प करना, उसके कामों में मतलब हेल्प करना, या जो जिस चीज़ में वो संघर्ष कर रहा है उसमें थोड़ा हेल्प करना है, उसको पाड़ बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि वो बच्चे अपने कार्य को कंप्लीट कर ले। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो किसने बोला है, सहयोग की बात किसने, कोलैबोरेटिव प्रोसेस की बात किसने की है, तो देखिए फ्रेंड्स लेव वाइगोस्की ने की है। ये बोलते हैं कि बच्चे जो है समाज और संस्कृति से सीखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिकता का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसकी आलोचना भी की गई थी। आलोचना इसलिए की गई थी कि उन्होंने अपने मतलब कि सिद्धांत में नारी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। तो यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष्य गौण था। हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है कि बुद्धि बहुत प्रकार का होता है, लेकिन संगीत में जैसे कि इसमें सिंगर वगैरह आ जाते हैं, भाषाई भी, है ना, जो लैंग्वेज का जो कवि वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। शारीरिक गति संवेदी यानी कि जो एक्टर वगैरह डांसर होते हैं वो लोग आ जाते हैं। व्यवहारिक ये बुद्धि के प्रकार में उनका नहीं था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्रकारों में से नहीं है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। अब देखिए संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण, विविध स्पष्टीकरण, रट कर याद करना, निगेटिव हो गया, ये तो होगा नहीं। पुरस्कार दंड भी नहीं होगा। बार बार वेधन और अभ्यास निगेटिव आपका टैगवर्ड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर विविध स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम में मुझे नहीं लगता है कि कोई पढ़ा नहीं होगा, सब लोग पढ़े होंगे। जस्ट लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि कितना मार्क्स हम कर पा रहे हैं, कितना हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट आपको भी करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो टाइम बचा हुआ है हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और बहुत सारा अभी प्रैक्टिस करना भी है। जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है उनके पास तो नो डाउट अभी वक्त है जो आसानी से वो अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिनका अभी कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, ऐसे मतलब कि नज़दीक में एग्ज़ाम है, उनके पास तो बहुत कम टाइम है। लेकिन फिर भी जितना टाइम है उतने टाइम में हमें अपना प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में 1 से 2 दिन में कोई क्या कर सकता है, कोई ज़्यादा कंटेंट तो नहीं पढ़ सकता है। पहले से जो पढ़े हुए हैं उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए जो आप पढ़े हैं बस उसको ही आप एक बार मतलब कि रिविज़न कीजिए, माइंड में उसको स्टोर करके रखिए, रिमाइंड कीजिए। और नए चीज़ पर मुझे लगता है कि इस टाइम में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा बस वो प्रैक्टिस करने पर फोकस करें, अपनी स्पीड को मेंटेन करें, है ना, जिसका मैथ्स वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। बहुभाषिकता के संदर्भ में
विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानिक भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना। देखिए अब ये ऐसा आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा। स्कूलों को केवल उन्हीं, अब देखिए केवल आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आ गया, कक्षा में कैसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उपेक्षा वर्ड आ गई, ठीक है, इग्नोर करना, तो ये नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए। मतलब कि देखिए बच्चा जो है अपने परिवार में क्या देख रहे हैं कि जो माँ उनकी है उपकरण ठीक रही है, जब उपकरण ठीक कर रही है। जैसा कि जो लोगों का मानना होता है वो क्या होता है कि घर में बिजली का कोई भी काम हो या उपकरण ठीक करना कोई भी, तो वो लड़कों लोग का काम होता है, जेंट्स का काम होता है। लेकिन वो बच्चा अपने घर में क्या देख रहा है कि उनकी माता जी उपकरण भी ठीक कर रही है, और माता का काम मतलब कि लोगों का कहना होता है कि माता का काम होता है कि बच्चे का देखभाल करना, लेकिन उनके पिता जो है बच्चों के देखभाल भी कर रहे हैं, है ना। मतलब जो एक मानकीय जेंडर रेखा बना हुआ है समाज ने जो बना कर रखा है, ठीक है, उसको पार करते हुए बच्चा देख रहा है कि ऐसा तो नहीं है, समाज ने तो ऐसा बनाया है, लेकिन हमारी माता तो उपकरण भी ठीक कर रही है, हमारे पिताजी तो बच्चे का देखभाल भी कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में स्टेटमेंट आपको बताना है कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। मतलब कि वो जो बच्चे हैं उनमें कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन नहीं करेंगे क्योंकि उनके घर में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, वो बिल्कुल विरोध होंगे क्योंकि वो अपने घर में देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन होगा। क्योंकि जब बच्चे ऐसा देख रहे हैं तो ये संभावना कम है कि वो उसका अनुसरण करेंगे, वो नहीं जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने घर में ऐसा नहीं देख रहे हैं कि जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण किया जा रहा है। वो तो देख रहे हैं कि जेंडर रूढ़ियों के जो रेखा है उसको पार किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के एक उद्देश्य। देखिए फ्रेंड्स, एक गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा। मतलब कि NEP 2020 से क्वेश्चन रहेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। PYQ कोई भी पेपर आप उठाकर देखिए, मैंने बहुत सारा PYQ कराया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, उन सभी में, या मैथ्स हो, हिंदी हो, जो भी हो, या इंग्लिश हो, सभी के पेडागोजी में NEP 20 से क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो ये श्योर है NEP 20 अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका 1 नंबर नहीं, मैथ्स में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, साइंस अगर आप कर रहे हो तो साइंस में, सोशल साइंस कर रहे हो तो सोशल साइंस में, CDP सब में आएगा। तो एक NEP आप करके जाते हो तो 5 नंबर, 4 से 5, 6 नंबर आपका पक्का हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स NEP आपको करके जाना है। देखिए NEP से यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि NEP के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, डर पैदा करना, निगेटिव हो गया। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना भी निगेटिव हो गया। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो बिल्कुल देखिए, कक्षा के अंदर हो या बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, अधिगम और विकास को अनुकूलित करना, तो ये 3rd और 4, ये 2 ऑप्शन सही है। 3rd और 4 आपका कहाँ पर है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, तो ये तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। और अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, हाँ, तो सेकंड आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्यों सेकंड हो जाएगा? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दे रखा है, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ठीक है। अगर एक बार में बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे ना, दोहराएंगे ना, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। दोहराना यहाँ पर हमने बोला निगेटिव है, बट यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, अध्यापन अधिगम क्रिया को दोहराने की बात की जा रही है, तो ये सही है, ठीक है। तो फर्स्ट केवल आपका निगेटिव है, ठीक है, फर्स्ट जिसमें होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तीनों में फर्स्ट है, तीनों ऑप्शन नहीं होगा, 4th ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर गत्यात्मक मूल्यांकन की बात की जा रही है, डायनेमिक असेसमेंट की बात की जा रही है। बच्चों का बौद्धिक स्तर समझने में मदद करेगा। समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद समझने में मदद करेगा।
मतलब किस में मदद करेगा? बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं समझने में मदद करेगा कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बौद्धिक स्तर इससे नहीं पता चलता है। तुलना हमें नहीं करना है बच्चों का, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं क्या हैं? गत्यात्मक मूल्यांकन से हमें ये पता चलेगा। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? नहीं ना दे करके बचना चाहिए दे दिया है, यानी कि निगेटिव आपसे पूछे जा रहे हैं। विभिन्न दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए, तो पॉजिटिव है, इससे बचना नहीं है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है, ऐसे गतिविधि बच्चों को प्रदान करने चाहिए। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग। अध्यापक केंद्रित मतलब टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम को लागू करना चाहिए, जबकि चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कैरिकुलम लागू करना चाहिए, तो ये निगेटिव है। और हमसे क्या पूछा गया है, किससे बचना चाहिए, तो इसी से बचना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड आपका रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक ऐसा यंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको सम्मान दे। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग, तो ये स्टैंडर्ड जो वर्ड आ गया ना, ये भाई साहब जहाँ भी आ जाएंगे इस भाई साहब को उड़ा देना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। अधिगम की गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति, जो भी मतलब कि संदर्भ में विभिन्नताएं हैं उसको स्वीकार करना, और अधिगम के जो गति है उसको भी स्वीकार करना। कोई बच्चे थोड़ा फास्ट सीखते हैं, कोई स्लो सीखते हैं, उन सबको स्वीकार करना। ऐसा यंत्र हमें बनाना है। सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं जो है ना, ये भी निगेटिव आपका है। सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले, देखिए परीक्षा में उच्च अंक लाना, ये सब निगेटिव है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करें तो एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक है? तो देखिए ADHD का ये संकेतक है, मतलब बच्चे का ध्यान केंद्रित करने में अवधान उत्पन्न होता है, मतलब वो एक जगह ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है, इधर उधर करता है ना, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ADHD। ठीक है, इसका देखिए फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो देख लीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म है ADHD का। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या है? श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कि श्रवण सुनने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, उस बच्चे को उक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि अगर बच्चे चेहरा टीचर का देख रहा है, उस समय अगर इशारे से कुछ बोलता है तो बच्चे नहीं भी सुन रहा है तो समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि उस वक्त बोलना चाहिए जब विद्यार्थी चेहरा ना देखे, ये तो गलत काम है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो एक तो सुन नहीं पा रहे हैं और नहीं समझ पाएगा और नहीं सुन पाएगा। सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, जबकि प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। सिंबॉलिक मतलब कि कुछ ऐसा एक्शन से रिएक्शन से, मतलब बच्चे का इशारे से अगर आप कुछ बात करते हो तो वो नहीं भी सुनते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हतोत्साहित की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। सहायक तकनीकों यानी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल से बचना है, ये बिल्कुल ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला, वो क्या है? जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, तो ये तो और रॉन्ग हो गया है ना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के समावेशन है तो एक अध्यापिका को, ठीक है, एक अध्यापिका को, है ना, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, है ना, तो ये तो सही है क्योंकि बचना चाहिए यहाँ पर बोल दिया। ठीक है, हमको लगा कि बोलना चाहिए, ठीक है, बचना हमको ध्यान नहीं आया फ्रेंड्स, सॉरी। उस वक्त हमको लगा कि बोलना चाहिए जब वो चेहरा ना देखे, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? बचना चाहिए, इस वर्ड को हमने नहीं देखा, यही मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। अगर आप जल्दी जल्दी करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान देना है।
तो फ्रेंड्स उस वक्त बोलने से हमें बचना है। जब बच्चे अगर मतलब कि आप टीचर हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय नहीं बोलना है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं तो वो नहीं फिर चीज़ों को समझ पाएंगे। आपकी तरफ अगर देख रहे हैं और आप बोल रहे हो, इशारों से बोल रहे हो या मतलब कि सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके बोल रहे हो, तो समझ जाएंगे जब आपकी तरफ वो देख रहे हैं। तो यही फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बचना दिया है कि उस समय नहीं बोलना है जिस समय कि बच्चा आपके चेहरा को नहीं देख रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विभिन्न प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि और विभिन्न प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, ठीक है, तो रटकर याद करना इससे होगा नहीं। सृजनात्मकता, कुंठा, प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर सृजनात्मकता हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। ये तो गलत बात है, अलग विद्यालय में भेजने की यहाँ पर बात नहीं की जाती। केवल व्यावसायिक शिक्षा के लिए नहीं, दंड देना चाहिए नहीं, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे खुद आपको राइट ऑप्शन पता चल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका कथन और तर्क वाला आ गया, ठीक है, रीज़न और आपका स्टेटमेंट। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है ना। अर्थपूर्ण अधिगम तभी बच्चे कर पाएंगे जब नई सामग्री को बच्चों के पास जो पहले से ज्ञान है उसके साथ जोड़िए। तो सही है, अधिगम एक रेखीय तरीका से होता है, तो ये गलत है, एक रेखीय नहीं होता है, ठीक है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ए सही आर गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 23 में क्या है, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए, किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है, चुनौती देने की बात की गई है। विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय हम प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है फ्रेंड्स, वो ये किया गया है कि किसको चुनौती देनी चाहिए, तो चुनौती इसको देनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी को विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या नहीं करना चाहिए, रूपकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में एक ही क्षेत्र का उपयोग। अब देखिए ये नहीं करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, तो ये तो करना चाहिए। विभिन्न परिघटनाओं में संबंध, बिल्कुल मतलब एक घटना दूसरी घटना को रिलेट करना चाहिए, है ना, उस संबंधों को रेखांकित करना चाहिए, ये सही है। उसके बाद विद्यार्थियों को कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन, यानी अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो गैर उदाहरण है और अपवाद है इसको नहीं हमें सम्मिलित करना चाहिए, इसको बाहर रख देना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत बात है, क्योंकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी देंगे और जो गैर एग्जाम्पल है वो भी देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ट्रायंगल बच्चों को पढ़ा रहे हो, ट्रायंगल, तो केवल ट्रायंगल का पिक्चर नहीं बनाना है, आप रेक्टेंगल का भी बनाओगे, आप वो स्क्वायर का भी बनाओगे, आप सर्कल का भी बनाओगे, और तब वजह से आप पूछोगे कि इसमें से रेक्टेंगल कौन है या इसमें ट्रायंगल कौन है, ठीक है। यानी कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों को मिलाना है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन नहीं करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है और इसलिए ये राइट हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार तो होगा नहीं, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की भी बातें नहीं होगी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि किस तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, ठीक है, अधिगम की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, ठीक है। संरचनात्मक अन्वेषण जो होता है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन ये सब नहीं होगा, ज़्यादा अंक लाना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये नहीं, लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए बाह्य देखिए मतलब कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है। सजा से बचना, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया। रुचि, इनाम देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका हो गया। असफलता का डर भी एक्सटर्नल हो गया। रुचि जो है इंटरनल मोटिवेशन है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। जो रुचि है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, इंटरनल का है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक होता है। देखिए उसके अधिगम में बाधक कौन होगा, जिज्ञासा, कृतज्ञता, उत्सुकता, ये तो सही है। निराशा बाधक होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। 28 में क्या है कि एक कक्षा में जल संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगहीन नहीं है अध्यापिका ने पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मतलब कि देखिए टीचर ना जल के बारे में पढ़ा रही है और जल को क्या बताती है कि ये रंगहीन होता है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है कि हमारे घर के बगल में जो नाला है उसमें तो पानी जो है वो काला काला है, तो रंगहीन कैसे हुआ, उसका रंग तो हुआ काला है, ठीक है। तो अगर बच्चा ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है या ऐसा बच्चा मतलब कि अध्यापिका से पूछ रहा है या कह रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या है, भ्रांति है, इस भ्रांति मिसकंसेप्शन है। तो इस पर अध्यापिका जो है, टीचर्स जो है, उनको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए, नकारना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं हम ज़बरदस्ती बोलेंगे कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वो सही है, तुम बोल रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, बिल्कुल ये राइट है, ये हमें करना चाहिए। केवल एक ही जवाब जो है कि जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बस अपनी जवाब पर ही जोर देंगे। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्वता पर बल देता है। इनाम और दंड पर बिल्कुल नहीं, इनाम दंड पर नहीं देता है। मानकीकृत आकलन पर, इस पर भी नहीं। सांस्कृतिक संदर्भ, देखिए प्रतिपादक अध्यापन पर भी नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ पर देता है। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, यह अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जानकारी असंबंधित, देखो जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा तो फिर अर्थपूर्ण कैसे होगा। बाह्य अभिप्रेरणा की भी बात नहीं है। अधिगम प्रदर्शन अभिमुखी हो, यह संदर्भित रूप में हो, संदर्भित रूप में हो, यानी कंसेप्चुअलाइज मैनर में हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कंटेक्चुअलाइज्ड मैनर में होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि परफॉर्म जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा सीख रहा है, जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छा नहीं सीख रहा है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिवेट यानी कि बाहरी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और डिसकनेक्टेड अगर हम थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर देते हैं बच्चे को या उदाहरण देते हैं तो वो फिर नहीं सीख पाएगा। तो अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्या होना चाहिए, संदर्भित रूप में हमारा होना चाहिए, ठीक है, अधिगम। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर देखा 30 क्वेश्चन हमने कराया PYQ 30 मार्क्स का, ये आपका PYQ था, ठीक है, और पेपर 2 का था। और ये जो पेपर आपका था वो 3 जनवरी 2022 का पेपर था सीटेट का। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से PYQ आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और एग्ज़ाम में 30 में से 30 अब 28-29 तो कहीं नहीं जाएगा, 1-2 हम मान सकते हैं कि मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम में, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मिस्टेक नहीं हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो लेकर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 28-29 तो कहीं नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो। CDP बहुत अच्छी आ रही है इस बार की, इसलिए, ठीक है। बाकी और आपका अगर पेपर 1 है तो EVS थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, तो करने की आपको ज़रूरत है।
और संस्कृत जिनका है उनका भी थोड़ा मॉडरेट आ रहा है। और फ्रेंड्स सोशल साइंस वगैरह आपका सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कर लेंगे, पहले से पढ़े हुए हैं तो। और जो पेडागॉजिकल है उसको थोड़ा आप कर लीजिए। पेडागॉजिकल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो तो उसका जो कंटेंट तो है नहीं, कंटेंट का तो मान लीजिए कि लिमिट नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जो पेडागॉजिकल है वो तो फिक्स है ना, उसका सिलेबस तो फिक्स है। तो आप पेडागॉजिकल पर थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने मार्क्स को मतलब कि और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए जो भी मार्क्स आ रहा होगा, टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं पेडागॉजिकल पर ध्यान दे करके। क्योंकि हिंदी का पेडागॉजी, इंग्लिश का पेडागॉजी, मैथ्स का पेडागॉजी, साइंस का पेडागॉजी या सोशल साइंस का पेडागॉजी, जो भी होगा उसकी लिमिटेड सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो PYQ उसके लिए ज़्यादा बेटर है, आप PYQ कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।